मॉर्निंग वंस अगेन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे बायोडाइवर्सिटी का से। बायोडाइवर्सिटी का ये लास्ट सेक्शन है। इससे पूर्व में एक क्लास हो चुका है जो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। अगर उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया जाके देख लें। कुछ वैसे छात्र जिनमें मोटिवेशन की थोड़ी कमी होती है वे पढ़ाई में मन लगाएं। मेरा मानना है कि पढ़ाई में हार मानने से पहले ये ज़रूर है कि सफलता का राज हार का सामना करने के बाद ही मिलता है ना। तो याद रखें, जब तक आप सामना नहीं करेंगे सफलता आपको नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ गिने चुने उदाहरण ज़रूर पड़े पड़े हैं मार्केट में। कुछ पैसे देकर ले लिए, कुछ अप्रोच से कुछ हासिल कर लिए, लेकिन उनकी मात्रा बहुत सीमित है। जो अपना भविष्य आनंदमय बनाना चाहता है उसे अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए लगे रहिए अपने लक्ष्य की ओर। सफलता आपको एक न एक दिन ज़रूर झांक मार के चूमेगी आपके कदमों को। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मैंग्रोव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सदाबहार वन है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आश्रय युक्त निचले तटों, मुहाना, कीचड़, ज्वारीय खाड़ी, बेकवाटर, दलदलों और लेगुन में उगते हैं। दूसरा है, ये लवण सहिष्णु या लवण मृदुद्विद हैं और कठोर पारिस्थितिक स्थितियों में अनुकूल होते हैं, यानी लवणीय पौधे हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। मैंग्रोव सदाबहार वन है जो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आश्रय वाले निचले तटों, मुहाना, कीचड़ या ज्वारीय खाड़ी, बेकवाटर, दलदल और लेगुन में उगते हैं। ये नमक सहिष्णु या लवण मृदु हैं और कठोर पारिस्थितिक स्थितियों के अनुकूल हैं। मैंग्रोव को उच्च और विकिरण की आवश्यकता होती है। मैंग्रोव को उच्च सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन है कि मैंग्रोव न्यूमेटोफोर्स उत्पन्न करते हैं जिन्हें आंधी जड़ें या हवाई जड़ें कहा जाता है। कारण, यह अवायवीय मृदा स्थितियों या अपस्थानिक जड़ों में श्वसन समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। तो सही कोड का चयन करें। तो इसमें बताया गया है अभिकथन 1 सही है और कारण आर दोनों सत्य हैं, है ना। और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंग्रोव के बारे में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। मैंग्रोव में न्यूमेटोफोर प्रजातियों की विशेषता है। वे कीचड़ के ऊपर उभरे होते हैं और उनमें छोटे छिद्र यानी कि लेंटिशेल होते हैं जिसके माध्यम से हवा प्रवेश करती है तथा मुलायम स्पंजी ऊतकों से होकर कीचड़ के नीचे जड़ों तक पहुंचती है। यह अवायवीय मृदा स्थितियों या अपस्थानिक जड़ों में श्वसन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से हमें सही उत्तर चूज करना है, तो दोनों को सही बताया गया है। पहला है कि मैंग्रोव प्रजनन की जीवंतता यानी कि विविपैरिटी विधि प्रदर्शित करते हैं। कुछ मैंग्रोव अपने पत्तों के माध्यम से अतिरिक्त लवण स्रावित करते हैं। ये दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, मैंग्रोव में प्रजनन की जीवंतता यानी कि विविपैरिटी विधि पाई जाती है जिनमें बीज जमीन पर गिरने से पहले पेड़ में ही अंकुरित हो जाते हैं। यह है विविपैरिटी की लक्षण। कुछ मैंग्रोव अपने पत्तों के माध्यम से अतिरिक्त लवण स्रावित करते हैं। क्वेश्चन है कि मैंग्रोव की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर है, तटीय मृदा क्षरण को रोकना, सुनामी या बाढ़ के तटीय भूमि की रक्षा करके जैव ढाल के रूप में कार्य करना, पोषक तत्व पुनर्चक्रण, वनस्पतियों और जीव जंतुओं के आवास प्रदान करता है, लकड़ी यज्ञी औषधीय पौधों की आपूर्ति करता है। ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अत्यधिक उत्पादक हैं और उन्हें महासागरों के उष्णकटिबंधीय वर्षावन के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें फ्रिंजक रीफ, पैच रीफ, बैरियर रीफ और एटोल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में शामिल किया गया है। इस प्रकार उन्हें अधिकतम सुरक्षा प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से किसका स्पष्टीकरण ऊपर दिया गया है? तो ये उत्तर है मूंगे की चट्टानें। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कोरल रीफ, है ना।
कोरल रीफ अत्यधिक उत्पादक होते हैं। उन्हें महासागरों के उष्णकटिबंधीय वर्षावन के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें फ्रिंजक रीफ, पैच रीफ, बैरियर रीफ और एटोल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें अधिकतम सुरक्षा मिलती है। दूसरा है तटीय विनियमन क्षेत्र यानी कि CRZ। अधिसूचना 2011 के तहत उन्हें CRZ-1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है कि कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल पॉलिप्स अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले शैवाल के बाहर निकाल देते हैं। ऐसे मामलों में कोरल अपना चमकीला रंग खो देता है और सफ़ेद हो जाता है। कोरल ब्लीचिंग के कारणों के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। तो इनमें से कितने बिंदु सही हैं, यहाँ पे हमें ये बिंदु को बताना है। तो सभी 6 को सही माना गया है। पहला है कि गर्म पानी का तापमान, सौर विकिरण, उपवायुमंडलीय एक्सपोजर, अवसादन, मीठे पानी का कमजोरीकरण और एपिजूटिक्स यानी कि रोगजनक। उपर्युक्त सभी बिंदु सही हैं। ये कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताया गया है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत नाइट्रोजन कई रासायनिक रूपों में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि यह वायुमंडल से मिट्टी में, जीवों में तथा वापस वायुमंडल में प्रवाहित होती है। नाइट्रोजन चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दिया गया है, हमें सही कथन चूज करना है। पहला है कि नाइट्रोजन का निर्धारण, कुछ सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में स्थिर करने में सक्षम है। फिर है नाइट्रीकरण, विशेष विनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्यूडोमोनास नाइट्रेटस और मौलिक नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। फिर है विनाइट्रिफिकेशन, अमोनियम आयनों को 2 विशेष जीवाणुओं द्वारा नाइट्राइट या नाइट्रेट में ऑक्सीकृत किया जाता है। तो इनमें से कितने कथन सही हैं? तो बोला गया है केवल 1 जो है ये सही है, 2 और 3 गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं, ये दोनों गलत क्यों हैं। यहाँ पे नाइट्रीकरण का जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें चला गया है और इसकी व्याख्या इसमें चला गया है ना। इस कारण से ये एक दूसरे से गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों, सबसे ऊंचे पहाड़ों और सबसे गहरे महासागरों के छोर पर बायोस्फीयर अनुपस्थित है। फिर है कि कभी कभी कवक या जीवाणु 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मौजूद होते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन बताना है। तो 1 और 2 दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों, सबसे ऊंचे पहाड़ों और सबसे गहरे महासागरों की छोर पर बायोस्फीयर अनुपस्थित है। वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ मौजूद होने की जीवन संभव नहीं है। वहाँ पर जो है परिस्थिति अनुकूल नहीं है, इस कारण से वहाँ जीवन संभव नहीं है। कभी कभी कवक के बीजाणु 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मौजूद होते हैं, लेकिन वे चयापचय के रूप में निष्क्रिय होते हैं, यानी कि वो सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इकोटोन जीवमंडल का स्थलीय भाग है। नीके से तात्पर्य किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान से है। तीसरा है, बायोम 2 या अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का जंक्शन के क्षेत्र में है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे बोला गया है केवल 2 कथन सही है ना। नीके से तात्पर्य किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान से है। इस प्रश्न का अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, अन्य कथन गलत क्यों है। कथन 1 गलत है। इकोटोन 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र के बीच जंक्शन क्षेत्र से है। ऑप्शन में बताया क्या गया था, प्रश्न में बताया गया था कि इकोटोन जीवमंडल का स्थलीय भाग है, इस कारण से ऑप्शन गलत था। फिर है कि उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच एक इकोटोन है। कथन 2 सही है। नीके से तात्पर्य किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान से है। एक प्रजाति के लिए एक नीके अद्वितीय होता है और एक आवास में कोई भी 2 प्रजातियों का एक जैसा आला नहीं हो सकता। कथन 3 गलत है। बायोम जीवमंडल का स्थलीय भाग है। वे जलवायु, वनस्पति, पशु और अन्य कारकों द्वारा पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रमुख प्रजाति में है, किसी प्रजाति की किसी विशिष्ट आवास
मुद्दे, अभियान या पर्यावरणीय कारण के प्रतिनिधि, प्रतीक या राजदूत के रूप में चुना जाता है। दूसरा है प्राथमिकता वाली प्रजातियां। यह किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण खतरे को इंगित करती है और इस प्रजाति के संरक्षण के व्यापक खतरे से निपटने में बहुत मदद मिलती है। तीसरा है कि सांकेतिक प्रजातियां किसी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति या उस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर होने वाली किसी विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई प्रजातियां। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर तीनों जो है वो सही सुमेलित बताया गया है। प्रमुख प्रजातियां के बारे में है, किसी प्रजाति को किसी विशिष्ट आवास, मुद्दे, अभियान, है ना, पर्यावरणीय कारण, प्रतिनिधित्व, प्रतीक या राजदूत के रूप में चुना जाता है। इसका उदाहरण विशाल पांडा, भारतीय बाघ, सुनहरा शेर, अफ्रीकी हाथी, एशियाई हाथी आदि है। ये सभी आएंगे प्रमुख प्रजाति के अंतर्गत। फिर है प्राथमिकता वाली प्रजातियां। यह किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण खतरे को इंगित करती हैं और इस प्रजाति को संरक्षित करने के से व्यापक खतरे में निपटने में बहुत मदद मिलेगी। प्राथमिकता वाली प्रजातियां हैं जैसे बाघ है, शेर है, मगरमच्छ है, हाथी है इत्यादि जैसे। फिर है संकेतक प्रजातियां। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति या उस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर होने वाली किसी विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई प्रजातियां, जैसे लाइकेन वायु गुणवत्ता के सूचक हैं, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति ये क्या होता है, संवेदनशील होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रजातियां होंगी वो सांकेतिक प्रजातियां के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये वायुमंडलीय संकेतक होते हैं। जैव विविधता एक शब्द है जिसका उपयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह आनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर भिन्नता का एक माप है। जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भूमध्य रेखा के पास स्थलीय जैव विविधता आमतौर पर कम होती है, जो गर्म जलवायु और उच्च प्राथमिक उत्पादकता का परिणाम है। फिर है, पहाड़ों में ऊंचाई पर प्रजातियों की एक उच्च श्रृंखला होती है, क्योंकि वे जलवायु परिस्थितियों के कारण बड़ी संख्या में प्रजातियों का पोषण कर सकते हैं। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे बोला गया है ना तो एक और ना ही दो। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, कथन एक गलत है। स्थलीय जैव विविधता आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है, जो गर्म जलवायु और उच्च प्राथमिक उत्पादकता का परिणाम है ना। स्थलीय जैव विविधता आमतौर पर कहाँ अधिक होती है, इसे याद रखना है, भूमध्य रेखा के पास। फिर कथन दो गलत है। पहाड़ों पर कम ऊंचाई पर प्रजातियों की अधिक संख्या पाई जाती है, क्योंकि वे जलवायु परिस्थितियों के कारण अधिक संख्या में प्रजातियों को आश्रय दे सकते हैं। जैव विविधता के 3 स्तरों पर के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है आनुवांशिक विविधता। यह किसी विशेष प्रजाति के भीतर जीन की परिवर्तनशीलता से संबंधित है। दूसरा है प्रजाति विविधता। यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की विविधता का संदर्भित करता है। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। यह विभिन्न प्रकार के आवासों जैसे कि घास के मैदान, रेगिस्तान, अनेक उपवनों को संदर्भित करता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर बताया गया है ये सभी सही सुमेलित हैं। इसे आप पॉज करके देख लें, क्योंकि ये डिफिनीशन है किसी भी नोमेनक्लेचर के साथ, तो उसे याद रखना ज़रूरी होता है। और ख़ास करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ ये समस्या ज़्यादा होता है साइंस के सेक्शन में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर बताया गया है 1, 2, 3। 1 में है राष्ट्रीय उद्यान, 2 में है वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। ये सभी आते हैं इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत। इसे याद रखना है, या यूँ कहें कि न्यूज में ये सब बना रहता है। इन सीटू संरक्षण क्या है? इसका उद्देश्य जैव विविधता को उन प्राकृतिक आवासों में बनाए रखना है जिनमें वे पाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित वन और संरक्षित वन। दूसरा है एक्स-सीटू, एक और नाम आता है अक्सर न्यूज में, एक्स-सीटू संरक्षण। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता का संरक्षण करना है जहां वे स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बीज बैंक और वनस्पति उद्यान। ये है एक्स-सीटू का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
फाइटोप्लैंक्टन प्लवन समुदायों के स्वपोषी घटक हैं और महासागर और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा है प्राण प्लवक विषमपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा उन्हें भोजन के रूप में अन्य पौधों या जानवरों का उपभोग करना पड़ता है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों को सही माना गया है ना। एक्सप्लेनेशन में है सभी फाइटोप्लैंक्टन में क्लोरोफिल होता है और वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्वाभाविक रूप से CO2 को हटाकर कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के सामान्य प्रकार साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और हरे शैवाल हैं, है ना। ये फाइटोप्लैंक्टन के प्रकार हैं। नेक्स्ट है कि जूप्लैंक्टन प्लवक समुदाय के प्राणी घटक हैं। जूप्लैंक्टन के उदाहरण इनमें कौन कौन से होते हैं? छोटे कशाभिकाएँ और विशाल जेलीफिश इसमें शामिल होते हैं। इसे याद रखें, जूप्लैंक्टन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये था बायोडाइवर्सिटी से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जैसा कि बुकलेट में दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पादप रोग, पादप कायिकी, पादप प्रजनन एवं पोषक तत्वों के बारे में। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।